हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी पॉलिटी का आज हम लोग कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 में ये पहला अध्याय है। यह हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए अध्ययन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी 3 बार एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं बीपीएससी टीआरई का, उसमें एनसीईआरटी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो 1 to 5, 6 to 8 या फिर 9-10 का, उसमें एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग कक्षा 6 का पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विविधता की समझ। एक पहले अध्याय का नाम है विविधता की समझ। इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हमने हाईलाइट कर रखा है। इसमें वही महत्वपूर्ण चीज़ों को बस पढ़ेंगे। इसमें कक्षा 6 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। जैसे इसका नाम है विविधता की समझ, तो इसमें विविधताओं के बारे में दिया है कि भारत में कौन कौन सी विविधताएं हैं। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं जो है, ये विविधता के पहलू है। मतलब कि जो भारत में बहुत सारे तरह के लोग हैं, उसमें सबके खान पान अलग हैं, पहनावा अलग है, धर्म, भाषा आदि ये सब भी विभिन्नताएं हैं। जितने भी भारत में लोग रहते हैं वे अलग अलग धर्म के हैं, उनके खान पान अलग हैं, पहनावे अलग हैं। तो इसको हम लोग विविधता का रूप कह सकते हैं। और आगे दिया है कि गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। तो जो गरीबी और अमीरी होती है, इसको हम लोग विविधता नहीं कह सकते हैं। ये किसी भी तरह से विविधता नहीं कहा जाएगा, ये गैर बराबरी है। इसमें विविधता नहीं है। विविधता तो लोगों के खान पान, जो अलग अलग रीति रिवाज पाई जाती है, खान पान जैसे हो गया, वेशभूषा, इसको हम लोग विविधता कहते हैं। लेकिन ये जो अमीरी और गरीबी है, ये असमानता है, इसको हम लोग विविधता नहीं कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरीबी या अमीरी क्या है? क्या ये लोगों के बीच असमानता है या विविधता है? तो ये लोगों के बीच असमानताएं हैं। आगे इसमें दिया है, इसमें केरल के बारे में दिया है। जैसे इसमें लद्दाख के बारे में भी दिया है कि लद्दाख एक रेगिस्तानी एरिया है, जो ठंडा रेगिस्तान है, जो जम्मू कश्मीर के पास है। यहाँ पे पश्मीना शाल मिलता है, जो कि वहाँ की जो जनजातियाँ होती है, वे जो बकरी पालते हैं उससे खास किस्म की पश्मीना ऊन मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, पॉलिटी में इसको नहीं पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर ऑप्शन में दे देगा, लद्दाख दे देगा, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और आगे दिया है तिब्बत के ग्रंथ के बारे में। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है। तो ये केसर सागा जो है, ये तिब्बत का ग्रंथ है। और ये कहाँ पे प्रचलित है? तो ये लद्दाख में प्रचलित है। और जो उसके स्थानीय रूप को कौन कौन गाते हैं? तो उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। लद्दाख में अधिक से अधिक बौद्ध लोग ही रहते हैं और कुछ मुसलमान लोग रहते हैं। तो जो केसर सागा ग्रंथ है, इसको दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। और फिर केरल के बारे में दिया है। केरल के बारे में दिया है कि सबसे पहले
सबसे पहले अरबी और एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल में सबसे पहले कौन आया था, तो केरल में सबसे पहले यहूदी और अरबी व्यापारी आए थे। अब आगे दिया है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको है, तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है ये ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को है। और फिर यहाँ आगे लिखा है, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। और तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है उसे चीना चट्टी कहते हैं। मतलब कि जो केरल की सभ्यता है, जो संस्कृतियाँ हैं, वे चीन की सभ्यताओं से काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीनी व्यापारी आए हैं तो अपनी संस्कृतियों को छोड़े हैं। तो यहाँ पे जो मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से काफ़ी हूबहू मिलते हैं। और चीना वाला, इसमें नाम भी चीना वाला है तो उन्हें चीना वाला कहते हैं। और तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इन दोनों ही नामों में चीना चीना लगा है तो ये चीन से काफ़ी मिलता जुलता है। वही एनसीईआरटी यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ केरल में चीन के यात्री आए थे, इसलिए वहाँ की संस्कृतियाँ जो है वो काफ़ी चीन से मिलती जुलती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम। और जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो ओणम केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है। ये जनरल नॉलेज में ही पूछा जा सकता है कि ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो ओणम केरल का त्यौहार है। आगे इसमें जवाहरलाल नेहरू की किताब के बारे में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की खोज जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के राइटर कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इस बुक में इन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर तरह तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता जो है ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर तरह तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। आगे इसमें लिखा है कि यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था, तो अनेकता में एकता का जो विचार है ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।